अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने 10th के सिलेबस में से महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ पाठ अनोखे राष्ट्रपति पढ़ेंगे। अनोखे राष्ट्रपति की जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, हम पहले इनके बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। प्रमुख स्तंभ जो 4 है हिंदी साहित्य के, उसमें से महादेवी वर्मा को माना गया है। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती है। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जो कार्य है हिंदी साहित्य के लिए, उस साहित्यिक कार्य के लिए उनको जो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ, वो भी मिल चुका है। फिर आते हैं हमारे पाठ के जो शीर्षक है अनोखे राष्ट्रपति। अनोखे राष्ट्रपति जो शीर्षक है, ये शीर्षक पूर्णतः हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की छवि, उनके जो कुछ चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उससे आप आपके दिमाग में उसमें आप रेखा बना सकते हैं। एक उनका चरित्र, एक कैरेक्टर आपके समझ में आ सकता है कि किस तरह के वो व्यक्तित्व थे, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। उनका व्यक्तित्व एक सादगीपूर्ण, सरल एवं सहज स्वभाव का व्यक्तित्व था, जिसको हमारे आपके समाज के जो आज की हमारी बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने आए हुए हैं, उसके अंदर भी हमारे लिए एक आइडियल और एक नमूना और एक जबरदस्त ऐसी पर्सनालिटी है जिससे हम इंप्रेस हो सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसी पर्सनालिटी के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने राष्ट्रपति का पद के ऊपर रहते हुए भी अपने आप को उस पद के जो होने वाले फायदे हैं और जो उस पद के फायदे थे उससे कैसे बचाया। तो यहां पर देखिए, राजेंद्र बाबू जी के बारे में लेखिका कहती है कि राजेंद्र बाबू जी को मैंने पहल एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था। यानी जब लेखिका कह रही है, महादेवी वर्मा जो इस पाठ की लेखिका है, वो कहती है कि मैंने सबसे पहले जब राजेंद्र बाबू जी को देखा तो वो कैसा वातावरण था, वो कवितात्मक वातावरण नहीं था, ऐसा वातावरण नहीं था जिसके अंदर कोई शायरी की जाए, कोई बात की जाए, बल्कि एक गद्यात्मक वातावरण था। परंतु उस वातावरण के अंदर भी कितने भावात्मक क्षण उसके साथ जुड़े हुए थे, उसकी अटूट माला गुथी हुई थी, ये बताना कठिन है। इस प्रकार की जो अपनी फीलिंग है वो महादेवी वर्मा जी बता रही है। और महादेवी वर्मा जी कह रही है कि कब मैं उनसे मिली थी उसके बारे में बता रही है कि कब मिली। महादेवी वर्मा कहती है, मैं यानी महादेवी वर्मा बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। शीतावकाश यानी जो हमारा विंटर वेकेशन होता है, उसके अंदर सर्दियों की छुट्टियों में, तो वो जो छुट्टियां थी उसके अंदर वो अपने घर भागलपुर जा रही थी। भागलपुर एक शहर का नाम है जो बिहार में पड़ता है। तो भागलपुर के अंदर भागलपुर जा रही थी, तो रास्ते में पटना में भाई से मिलने की बात थी। रास्ते में शहर पटना पड़ता था, पटना में उतरकर उनको अपने भाई से मिलना था। महादेवी वर्मा जी को किससे मिलना था? अपने भाई से। स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करना पड़े। व्यतीत करना मतलब कुछ घंटे वहां पर उनको गुजारना पड़े, बिताना पड़े। देखिए नीचे मैंने आपकी आसानी के लिए शब्दों के अर्थ लिख दिए, कठिन शब्दों के, आप उसको देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। देखो, ऐसी वेशभूषा में एक सज्जन बैठे हुए थे जिनके बारे में महादेवी वर्मा जी कह दी है कि एकदम कैसा पहनावा था, एकदम देहातियों की वेशभूषा में बैठे हुए थे। और उस बैठने वाले सज्जन की तरफ मेरी विहंगम दृष्टि, मतलब एक गहरी दृष्टि, सरासर दृष्टि हम डालते हैं, हम देखते हैं स्टेशन की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारी नजरें इधर उधर दौड़ती रहती है। तो उसी तरह महादेवी वर्मा जी की भी नजरें
वहां पर बैठे हुए सज्जन के ऊपर गई और सज्जन के ऊपर नजर जाने के बाद वो विहंगम दृष्टि लौट आई और उनकी तरफ मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। मतलब मैंने उनको देखा और मैंने देखने के बाद देखने के बाद मामला खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जब उनके भाई आए, महादेवी वर्मा जी के भाई से मिलना तय था पटना स्टेशन पे, तो उनके भाई उनको मिलने के लिए आए। तो वास्तव में भाई से ये जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ख्याल आया या अभिवादन का ध्यान आया। यानी जब राजेंद्र बाबू को मिलने के देखने के बाद भी उनको ये नहीं पता था महादेवी वर्मा जी को वो राजेंद्र बाबू है। जब उन्होंने उनके भाई से पता किया या उनके भाई ने उनको बताया कि उक्त सज्जन यानी वो जो बैठे हुए सज्जन है वही राजेंद्र बाबू है, तो उनको अभिवादन का ख्याल आया। अभिवादन करना मतलब श्रद्धापूर्वक नमन करना या नमस्कार करना, इसको कहते हैं अभिवादन, सलाम करना जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो अभिवादन का ख्याल आया। पहली दृष्टि में जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी उसमें इतने वर्षों ने कोई नई रेखा जोड़ी है और ना कोई नया रंग भरा है। मतलब इससे पहले जो स्मृतियों में, याददाश्त में या बातों से जो सुनकर उनको पता चला था राजेंद्र बाबू के बारे में कि राजेंद्र बाबू कैसे है, तो उसके बारे में जो उन्होंने सुन रखा था वैसे ही उनको उन्होंने पाया है प्रत्यक्ष रूप में, और हकीकत में जब उन्होंने देखा तो राजेंद्र बाबू को वैसा ही पाया है। और एक बात इसके अंदर लिखती है कि सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं है, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ जोड़ना और घटाना संभव नहीं है। यानी जिस तरह से सच्चाई के अंदर कुछ मिलाया नहीं जा सकता, उसी तरह जो अच्छा और सच्चा इंसान होता है उसके अंदर भी कोई बात मिलाई नहीं जा सकती है। अब उसके बाद जो उनकी जो वेशभूषा है उसके बाद उसको यहां पर रेखांकित कर रही है लेखिका, कह रही है कि काले घने पर छोटे छोटे हुए छोटे कटे हुए बाल, छोटे कटे हुए मतलब एकदम छोटे बाल थे, बड़े बाल नहीं थे। चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भुरकुटियां, भुरकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओठ और श्यामल झाई देता गेहुआ वरण। श्यामल झाई यानी देखो अब यहां पर नीचे मैंने लिखा है आपके अर्थ के लिए कुछ कुछ। श्यामल झाई यानी काले रंग का थोड़ा सा, लेकिन काले नहीं थे बल्कि वो कैसे थे, गेहुए वरण के थे, गेहुए वरण के, यहां पर बता रही है लेखिका। और फिर कह रही है कि बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछे जो ऊपर के ओंठ को भी नहीं ढक ले, ऊपर के होठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के ओठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी, नरमी वाला। और रोएदार, रोएदार एकदम रोमिल, जैसे रुआ नर्म होता है और उसका अपना आवरण पड़ता है, उसी तरह का आवरण उनके नीचे के ओंठ पर भी उनकी मूछें डाल रही थी। और हाथ पैर और शरीर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास ही आकर्षित कर लेती थी। यानी एक बार देखने में लोग उसके तरफ, उस सज्जन की तरफ आकर्षित हो जाते थे। आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं, जो राजेंद्र बाबू जी का चित्र हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उससे समझ सकते हैं कि किस तरह का व्यक्तित्व, किस तरह का व्यक्तिमत्व उनका रहा होगा, और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता यानी उनकी वेशभूषा की सादगी, ग्रामीणता यानी देहातीपन, जिसको कहेंगे हम, देहातीपन को कहते हैं। तो ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी तो दूसरे और बाएं पैर की पिंडली छूटी। और मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला हुआ था। यानी इस तरह से उनका जो व्यक्तित्व था, उसके ऊपर उन्होंने जो वेशभूषा बनाई हुई थी, जो कपड़े पहने हुए थे, वो भी कैसे थे कि एक तरह तो उन्होंने सादी धोती पहनी हुई थी और वो धोती के साथ उनके उसमें क्या था कि गले तक कोट पहना हुआ था। जो पहले कोट होता था आप देखेंगे, जिसको हम अभी शेरवानी कहते हैं, शेरवानी जैसा कोट, तो वो कोट था जिसका एक ऊपर का बटन टूटा हुआ था, जिससे वो खुला हुआ नजर आ रहा था। और घुटने के नीचे का बटन बटनों से बंद था, यानी घुटने के नीचे का जो हिस्सा था वो बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में क्या है, अब देखो इनके पैरों में जूते भी है, और जूतों का क्या हाल है वो हम अभी भी आगे देखेंगे। पैरों में मोजे, जूते तो थे
परंतु कोट और धोती के समान उसमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था, यानी उसके अंदर एक रोमानवी कैफियत थी। रोमानवी कैफियत कैसी कि जिस तरह से कोई खास ताल्लुक होता है, कोई खास बात होती है, किसी के साथ जुड़ाव होता है, तो उसी जुड़ाव के बाद यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से उनके पैर के अंदर जो मोजे और जूते थे वो भी कोट की तरह धोती के सामान बिल्कुल सादे थे। उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन, उसके अंदर कोई खास बात या कुछ अधिक विशेषता नहीं थी। और मिट्टी की परत से जूतों के रंग का पता चलता था, यानी जूतों का रंग का पता भी नहीं चल रहा था। मिट्टी की परत से ना जूतों के रंग का पता चलता था, ना रूप का, यानी ना जूतों की रंगत का पता चलता था, ना रूप का, यानी पूरी तरह से जूतों की रंगत जो है वो मिट्टी के रंग में रंग गई थी। उसकी रंग और रूप का कोई पता नहीं चल रहा था। गांधी टोपी की स्थिति तो ऐसे भी विचित्र थी। उसके आगे की नोक बाई भाव पर खिसक आई थी और टोपी की ओर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो किसी गड़बड़ी में, हड़बड़ी में निकल आए थे। अब देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर गांधी टोपी नजर आ रही है। आप अगर थोड़ा सा उसके अंदर अपने ध्यान के अंदर, अपने इमेजिनेशन के अंदर जाकर सोचे कि किस तरह से वो गांधी टोपी नजर आ रही होंगी चेहरे पर उनके, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी उनकी फोटो आपकी स्क्रीन पर दिखाई। स्क्रीन से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह उन्होंने गांधी टोपी पहनी होंगी, जो आगे की तरफ आ रही थी, जो भवों को लिमिट रही थी। उसी बात को यहां पर रेखांकित कर रही है महादेवी वर्मा जी और आपको बता रही है कि ये जो अनोखे राष्ट्रपति थे, ये इतने उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी, इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी एकदम साधारण और सरल अपना जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट। चलते चलते कपड़े पहन आए थे, यानी जो पहले ऊपर आपको बताया गया, उपरोक्त जो पंक्तियों के अंदर आपको बताया गया था कि किस तरह की उनकी वेशभूषा थी, जो कपड़े बताए गए उस कपड़ों को देखकर ऐसा लगता था कि चलते चलते कपड़े पहनाए। जैसे हम कहीं जाते हैं और गड़बड़ में कपड़े पहनते हैं तो ऐसा हमारे पहनने में सलीका या थोड़ी जो सलीकामंदी होती है वो आगे पीछे हो जाती है। तो उसी तरह का कोई मामला उनके साथ उस वक्त में हुआ था। जो जहां जिस स्थिति में अटक गया वो वहीं उसी स्थिति में अटक गया। यानी जब ये कपड़े जब उन्होंने पहने तो जो कपड़े उन्होंने पहने थे उस वक्त में जो जिस स्थिति में अटक गया वो उसी स्थिति में अटक गया। मानो कोट उसकी स्थिति में अटक गया, टोपी उसकी स्थिति में अटक गई, गांधी टोपी, और उसके साथ जो उन्होंने धोती पहनी थी वो सारे कपड़े उन्होंने गड़बड़ में या जल्दी जल्दी में पहने थे। ऐसा आभास हुआ किसको? महादेवी वर्मा जी को, जो इस पाठ की लेखिका है और हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी जो व्यक्तित्व है। उनकी मुखाकृति देखकर ऐसा अनुभव होता था मानो इसे पहले कहीं देखा है। उनकी मुखाकृति यानी चेहरे का जो हमारी बनावट है, उस चेहरे की बनावट को देखकर ऐसा महसूस होता, ऐसा प्रतीक होता कि मानो हमने राजेंद्र बाबू को कहीं पर देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया था। कई ऐसे व्यक्तित्व थे, कई ऐसे लोग थे जो राजेंद्र बाबू से पहली बार मिलते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने उनको कई बार देखा है। अनेक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि कई बार उनको मिल चुका है, पहले भी कई उनको देख चुके हैं। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। बहुत सोचने के बाद, देखिए सोचना पड़ा कि ऐसा क्यों होता है कि हर व्यक्ति जो उनको पहली बार भी मिलता है उसको भी ऐसा क्यों लगता है कि वो पहले भी इनसे मिल चुका है, या उसको ऐसा अनुभूति या उसको ऐसा एहसास क्यों होता है कि इनको पहले मिल चुका है। तो पता चला, सोचने के बाद ये समझ में आई बात कि ये एकदम सामान्य और सरल जो जीवन है व्यतीत करते हैं। तो इनके सामान्य और सरल जीवन व्यतीत करने के कारण जो सामान्य भारतीय की एक रूपरेखा सब भारतीयों के दिमाग में, उनके जहनों में बैठी हुई है, तो वही व्यक्तित्व उनको सामने नजर आता। तो उनको ऐसा आभास होता, ऐसी अनुभूति होती कि इनको हमने पहले भी कहीं देखा हुआ है। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। यानी सारा का सारा उनका व्यक्तित्व भी क्या था? एकदम सादगे और सरलता से भरा हुआ था, एकदम सरल था। उनका सिर्फ वेशभूषा ही नहीं बल्कि उनका खान पान, रहन सहन, सारी चीजों में सामान्य भारतीयता और भारतीय जन की आकृति की गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति का या
या व्यक्ति का स्मरण हो आता और वो अनुभव करने लगता कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। इसलिए उसको, उनको पहली बार मिलने वाले व्यक्तित्व को भी ऐसा लगता या व्यक्ति को भी ऐसा लगता कि उनको उन्होंने पहली बार कहीं देखा है और अब वो और एक बार मिल रहे हैं, जबकि वो उनसे पहली बार मिल रहा होता है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और, देखो इसके अंदर जो अर्थ मुश्किल कठिन अर्थ है उसके अंदर लिखा है, मुखाकृति का मतलब चेहरा है, गठन बनावट जो है वो रचना को कहते हैं। तो इस तरह का आपको जहां कहीं भी कुछ अगर आ रहा है, मैं एक्सप्लेनेशन के अंदर छोड़ भी रहा हूं तो आपको नीचे दिया हुआ है, आप उसको चलते चलते अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और जहां कोई मुश्किल शब्द आपको दिखाई दे रहा है पुस्तक में, आपकी पाठ्य पुस्तक में, वहां पर आप उसको अंडरलाइन टिक आउट कर उसका जो अर्थ है, सरल अर्थ जो उसके ऊपर लिखा हुआ है या मैं बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन में, तो वो आप उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो सामान्य भारतीय की रहन सहन में, सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक, कृषक मतलब किसान, खेतीहर लोग जो खेती करते हैं, देखो नीचे फोटो या स्क्रीन पर आपको एक फोटो नजर आ रहा है, उसके अंदर भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसी सामान्य भारतीय की आपकी वेशभूषा थी जो बिल्कुल एकदम भारतीय कृषक की प्रतिनिधित्व करती थी। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वो उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। यानी प्रतिभा, बहुत ज्यादा वो सलाहियतमंद थे, और बुद्धि की विशिष्टता, उनका दिमाग भी बहुत ही ज्यादा तेज था। उसके बाद भी गंभीर संवेदना, यानी उनको बहुत ज्यादा वो जज्बाती थे, यानी अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से जुड़े हुए थे। यानी इतने होशियार, इतने समझदार और इतने टैलेंटेड होने के बाद भी वो अपने लोगों और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो सामान्य कृषिक और सामान्य भारतीयता की जो वेशभूषा है उसको ही अपनाए हुए थे, और वही संवेदना उनके पास थी, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। यानी वही खास बात थी जो उनके अंदर, जो उनकी सामान्यता, यानी उनके आम रहन सहन के बाद भी उनके अंदर एक गरिमा, गरिमा मानी एक बहुत बड़ा वकार जिसको हम कहेंगे, वो वकार उनके अंदर था, वो जो उनकी वकार को बढ़ाता था। व्यापक, उनकी वेशभूषा की अस्त व्यवस्था के साथ उनके निजी सचिव, उनके जो निजी सचिव थे वो सहचर भाई, जिनको चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो जाता है, अनायास यानी अचानक ही आ जाता है, कि जो सहचर भाई उनके जो निजी सचिव थे, निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी, तो पर्सनल सेक्रेटरी थे, तो उनका भी अनायास ही क्या आ जाता है, उनका स्मरण आ जाता है, याद आ जाती है। क्योंकि राजेंद्र बाबू जी के बारे में लिखती है लेखिका महादेवी वर्मा जी कि जब मौजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूतों के तले और जब जूतों के तले पैर और तलवों के गवाक्ष बनने लगते। गवाक्ष देखो झरोका, खिड़की, जिस तरह से आपके स्क्रीन पर एक छोटी सी प्रतिमा है, फोटो है, उसके अंदर आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से फटे हुए। तो इसका क्या मतलब था कि फटे हुए जो वो थे, तो वो कौन पहनता था उनके पहनने के बाद, राजेंद्र बाबू के पहनने के बाद? उनके जो निजी सचिव थे, जो सहचर भाई चक्रधर जी, वो पहनते थे, तो वो गवाक्ष बने थे। जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, मूल ताना बाना क्या है कि सारी चीजें किससे बनी है, मिट्टी से बनी है, तो मिट्टी होने वाली है, तो वो सब टूटने, खराब होने, झड़ने लगती, तब वो क्या करते उसको, तब वो चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते। यानी जो राजेंद्र बाबू की उपयोग की हुई वस्तुएं हैं वो अपने लिए रख लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य का या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। यानी उनका जो दोनों का कनेक्शन था बहुत ही अच्छा था, और इस कनेक्शन के साथ ऐसे लोगों का साथ जुड़ाव मैंने अभी तक नहीं देखा है। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं, पौत्रियां यानी लड़कियां हैं, जो जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बिठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सके। महादेवी वर्मा जी जो इस पाठ की लेखिका है वो कहती है कि मुझे उनके
निकट संपर्क में आने का अवसर कब प्राप्त हुआ? जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष होने के हैसियत से जब महिला विद्यापीठ के महाविद्यालय भवन का उद्घाटन करने के लिए प्रयाग आए थे, तब मेरा उनसे निकट संपर्क आया। और निकट संपर्क आने के बाद मुझे पता चला कि उनके घर के अंदर जो 15-16 पोत्रियां हैं, उनके पढ़ाई का जो प्रबंध है वो नहीं हो पाया है। और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप उनको अपने छात्रावास में रखकर उनके परीक्षाओं में बैठने का इंतजाम करें तो वो कुछ विद्या प्राप्त कर सकती है। इस तरह की बात महादेवी वर्मा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी में उस वक्त में उस शिलान्यास के टाइम, उस उद्घाटन के अवसर पर हुई। पहले बड़ी, फिर छोटी, छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में हिफाजत में आ गई। उन्हें देखने प्राय उनकी दादी मतलब डॉक्टर राजेंद्र बाबू की मां, उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। कौन? जो सहधर्मिणी थी। सहधर्मिणी मतलब उनकी बीवी, किसकी? राजेंद्र प्रसाद जी की। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी थी। साध्वी थी मतलब सादा जिंदगी गुजारती, सरल, सीधी, क्षमामयी, बिल्कुल ममतालु, माया, जिसके अंदर ममता हो, माया हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सबके प्रति ममतालु, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करती है। और असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी मतलब बहुत सारे रिश्तों को निभाने वाली थी। एक साथ वो बहुत सारे रिश्ते निभा रही थी। नेक्स्ट, ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। मतलब जब राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी जो उनकी पत्नी है वो उनके घर आई थी, तब वो बालिका वधू के रूप में उस घर में आई थी। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार, संभ्रांत एक इज्जतदार बड़े जमींदार घराने की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता। एक ही हालत में, एक ही जैसा एक ही आसन में बैठना पड़ता था। परिणामता यानी उसके नतीजे में क्या हुआ कि रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। जो राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी थी, उनकी पत्नी थी, वो अपने परंपराओं के कारण क्या हो गया था, उनकी पीठ के रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ऐसा एक वर्ण आ गया था, ऐसा एक उसके अंदर बदलाव आ गया था कि वो युवती होकर भी सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। नेक्स्ट, बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के सामान्य बहुत सादगी और संयम से रहे। यानी जो बालिकाएं जो इस पाठ की लेखिका के संरक्षण में आई थी, महादेवी वर्मा जी के, और उनके छात्रावास में रहकर जो विद्यापीठ की परीक्षाएं दे रही थी, तो उसके बारे में स्पष्ट निर्देश दे रखा था राजेंद्र बाबू ने कि ये बालिकाएं कैसी रहेंगी, एकदम सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहेगी। और वे खादी के कपड़े पहनती थी और उन्हें स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। व्यय मतलब खर्च एकदम सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। यानी ये सारी चीजें उनकी बेटियां खुद ब खुद कर दिया करती थी। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। यानी वो जो समय था, उस समय जो स्वतंत्रता सैनिक थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे मुजाहिदीन आजादी थे, उनका गंतव्य यानी ठिकाना, उनके ज्यादातर ठिकाना क्या था कि क्या रहता था? जेल ही रहता था। अतः यानी इसलिए प्राय यानी किसी न किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में उपस्थित होती थी। यानी हमेशा ऐसा हुआ करता था कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मुजाहिदीन आजादी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहन छात्रावास में आकर विद्यापीठ में रहने लगती थी। तो देश के स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। लेकिन इस सब को सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जो अपवाद रहे, केवल राजेंद्र बाबू इसको अपवाद रहे। उनको भारत के राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत
केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पुत्रियों के संबंध में चिंता हुई। जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उनको स्वयं चिंता हुई कि अब ये जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू है, इनकी सादगी सरलता के बाद इनकी पौत्रियों का बारे में इनको चिंता सताने लगी कि क्या होगा। उनका चिंता के कारण जब उन्होंने इस बात के लिए राजेंद्र बाबू से पूछा तो राजेंद्र बाबू ने उनका स्पष्ट उत्तर दिया, उनको सीधा सा जवाब दिया कि महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है, राष्ट्रपति भवन जो है ये भी मेरा नहीं है, और अहंकार से मेरी पुत्रियों का दिमाग खराब हो जाएगा, यानी मेरे बच्चियों का दिमाग खराब हो जाएगा। तुम केवल इसकी चिंता करो कि वह जैसी रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास कर्मनिष्ठा है। कर्तव्य विलास क्या है? कर्मनिष्ठा, यानी ये जो कर्तव्य है हमारा, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको हमको निभाते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। और जब उनको देश के राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ तो उसके बाद भी उनकी जो रहन सहन है उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। नेक्स्ट, उनकी सहधर्मिणी भी किसी प्रकार का, उनकी सहधर्मिणी जो थी, उनकी पत्नी, उसके अंदर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे में रसोई घर बनाया गया तो वह दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणियों के समान पति, परिवार तथा परिजनों के खिलाने के उपरांत ही स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। नेक्स्ट, उस विशाल भवन में मैं अपने अद्भुत अतिथि की बात न कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी कि बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ में प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। यानी महादेवी वर्मा जी का जो आतिथ्य था, मतलब उनकी मेहमान नवाजी, आतिथ्य मतलब मेहमान नवाजी, जबकि राजेंद्र बाबू अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति भवन में रहने लगे थे, तो वहां पर वो उनसे मिलने गई। किसकी न्योते पर, किसके निमंत्रण पर? उस घर के जो मालकिन थी, राजेंद्र बाबू की मां, उनके निमंत्रण पर वहां पर गई। और जाने से पहले राजेंद्र बाबू की माता जी ने एक उनको बात कही कि आते वक्त में आप क्या करें कि सिरकी के बने सूप लेकर आए। सूप जो हम अमूमन चीजें फटकारने के लिए और झाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो सूप लाने की बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने इस लाने के ऊपर बहुत जोर दिया था कि आप ये सूप बिल्कुल आते वक्त में लेती आना। नेक्स्ट, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र। जब प्रथम यानी फर्स्ट क्लास के बोगी के अंदर ट्रेन में 12 सूपों को लादा गया, जब उसको टंगाया गया तो महादेवी वर्मा जी कहती है कि किस तरह का एक दृश्य बना था, उपस्थित हुआ होगा, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य, उससे भी अधिक विचित्र और अजीब एकदम। तथा प्रत्यक्ष जब हुआ, प्रत्यक्ष मतलब खास अनुभव, खास तजुर्बा जो हुआ है, जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। ये उपहार जो सूप लाने के लिए राजेंद्र बाबू जी की माता जी ने कहा था, वो सूप जब वो प्रथम श्रेणी के डब्बे में लाई तब भी लोगों ने बड़ी उसको हैरत और उपहास से देखा। और बाद में जब वो राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी गाड़ी के ऊपर लादे गए, उस उपहार को लादा गया, तब भी लोगों ने उसको बड़े ही आश्चर्य से देखा। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। यानी हर सिपाही जो सलाम ठोकता था, विस्मय, हैरत से क्या हो गया, वो खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि ना कभी वहां पहुंचा था,
ना पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। यानी जो उनकी माता जी थी राजेंद्र बाबू जी की, वो उन्होंने अपनी जो बात है पूरी करने पर महादेवी वर्मा जी को क्या किया, अपने अंक में भर लिया, यानी अपने गले लगा लिया। नेक्स्ट, राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी यानी उनकी पत्नी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। अन्न ग्रहण नहीं करते थे मतलब उपवास रखते थे, उपवास रखते थे। इसलिए संयोग से, इत्तेफाक से क्या हुआ कि मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची। अतः उनकी ये जिज्ञासा, उनकी ये थी, चाहत थी, उनका ये सवाल था कि स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। जब महादेवी वर्मा जी ने देखा कि राजेंद्र बाबू और उनकी सहधर्मिणी ये सप्ताह में एक दिन निरन्न रहते, उपवास रखते हैं, और वो उस दिन ही संयोग से, इत्तेफाक से उसी दिन वहां पहुंची थी, तो उन्होंने भी क्या कहा कि मैं भी उपवास का ही भोजन खाऊंगी या लूंगी, क्योंकि मैं अतिथि यानी होस्ट का साथ देना, जो मेहमान, जो हमारा मेजबान है, मेजबान का साथ देना उन्होंने सही समझा। इसीलिए उन्होंने भी निरन्न भोजन की यानी उपवास के भोजन की ही क्या की, इच्छा प्रकट की। और फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्य हमारा उपवास आम दिनों के भोजन की अपेक्षा, यानी हम देखते हैं कि हमारा जो उपवास का मामला होता है, हम उपवास वाले दिन आम दिनों के हिसाब से ज्यादा फलाहार, ज्यादा दूसरे जो वो है खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो अधिक वैसाध्य हो जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है, हेवी हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते थे। तो आमतौर पर पूरे यहाँ पर हमारे भारतीय समाज में ये धारणा बनी हुई कि जब भी उपवास होता है तो हम फल, मेवे और मिष्ठान वगैरह खाते हैं, जिससे हमारा खाना और ज्यादा बढ़ जाता है कम होने के बजाय। लेकिन अब ये यहाँ का जो उनका आतिथ्य था, जो उनकी मेजबानी थी, उसके बाद यहाँ पर बता रही है कि मुझे आज भी वो संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले हुए आलू खाकर प्रयाण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि से संतोष और होठों पर हल बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। यानी जब दिन भर का उपवास रखकर वो रात में खाने के लिए बैठे, तो महादेवी वर्मा जी ने क्या देखा कि हमारे देश के राष्ट्रपति और इतने उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी, इतने उच्च पद पर बैठने के बाद भी, और दिन भर का उपवास रखकर जब रात में खाने का टाइम आया, तो राजेंद्र बाबू और उनकी सहधर्मिणी, उनकी पत्नी क्या खा रहे थे? निरन्न भोजन के रूप में किस अन्न को ग्रहण कर, किस निरन्न भोजन के रूप में किस चीज को ग्रहण कर रहे थे, खा रहे थे? वो खा रहे थे उबले हुए आलू को। और उबला हुआ आलू ये खाते हुए वो मेरी तरफ उन्होंने जब देखा तो उनको दिखाई दिया कि मैं भी क्या कर रही हूं, अपने आतिथ्य की तरह, अपने मेजबान की, अपने होस्ट की तरह मैं भी उबला हुआ आलू खा रही हूं। तो मुझे देखकर राजेंद्र बाबू मुस्कुराने लगे। ऐसी बात कौन बता रही है? महादेवी वर्मा जी बता रही है। और फिर महादेवी वर्मा जी कह रही है कि जीवन मूल्यों की परख करने वाले दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। यानी वो वैल्यूज, वो जो अच्छाइयां थी, उसकी जो उन्होंने संजोए हैं, उसको बचा के रखा था, उसी के कारण उनको देश रत्न की उपाधि मिली। और मन की सरलता और स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अजात शत्रु का अर्थ मैंने लिखा है कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो, यानी ऐसा आदमी जो सबके लिए भलाई करने वाला हो, किसी की बुराई कभी करे ही ना। अगर वो बुराई नहीं करेगा तो कोई उसका शत्रु बनेगा ही नहीं। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बनाया था और इसीलिए उनको देश रत्न की उपाधि मिली थी। और मन की सरलता की स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया था। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वो सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? यानी अब हमारे समाज के अंदर वो सांचा खत्म हो गया है कि अब ऐसे चरित्र हमारे अंदर बन नहीं पा रहे। हमारे समाज के अंदर ऐसे लोगों का मिलना अब दूभर हो गया है। अब हमको इस बात का प्रयास करना है, और ये हमारे सामने एक जबरदस्त और अच्छी आइडियल पर्सनैलिटी हमारे को इस पाठ के जरिए से मिली कि किस प्रकार से इतने उच्च पद पर रहने के बाद भी राजेंद्र बाबू जी ने एकदम सरल और सामान्य जीवन व्यतीत करके हम सबको यह बात बताई है
कि सामान्य व्यक्ति को हमेशा अपने मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए, अपने लोगों से जुड़ा रहना चाहिए, अपने लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व को और अपने लोगों को अपने से जुड़ा हुआ महसूस कर सके। वरना आजकल हम देखते हैं कि छोटा छोटा और कोई एक पद हमको मिल जाता है तो हम हमारे लोगों को भूल जाते हैं। हमारे लोगों ने हमारे जो विश्वास दिखाया है, जो भरोसा दिखाया है, हम उस भरोसे को, विश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमको अपनी व्यक्तित्व को बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पाठ हमें ये संदेश देता है। ठीक है, अब ये पाठ के खत्म होने के बाद हमको इसका स्वाध्याय पूरा करना है। स्वाध्याय के अंदर जो भी आपको पूरा करना, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे बताया गया पाठ के खत्म होने के बाद आपको वो सारी एक्टिविटीज पूरी करनी है। लगभग 3-4 एक्टिविटीज आपको दी गई है, तो वो सारी एक्टिविटीज आपको पूरी करनी रहेंगी। ठीक है, तो आपके टीचर्स जो है वो आपको बताएंगे हर स्कूल के, वो आप उनकी मदद से पूरी कर ले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम रही तो टीचर से कांटेक्ट करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।